साथियों नमस्कार। साहित्य मंजूषा में मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूजीसी नीट दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम है हिंदी विषय का वो 6 जनवरी को होना है और आप सभी को पता होगा कि वो सेकंड शिफ्ट में होना है। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ों का क्विक रिवीजन कर लें और ये नोट्स हैं क्विक रिवीजन के फॉर्म में और ये नोट्स मैंने अपनी तैयारी के दौरान बनाए थे। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य की गद्य-विधाओं का नोट्स मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ और उसमें भी हिंदी उपन्यास। इसे शुरू करने से पहले ही मैं बता दूँ कि जो हिंदी की जो गद्य विधा है, हिंदी साहित्य की जो अपनी गद्य विधाएँ हैं, उसकी सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, उसको यहाँ पर नहीं आपसे साझा किया जाएगा। बस जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए टेक्स्ट बुक हैं और उनके जो राइटर हैं, उनसे संबंधित ही वो भी मैं आपको बता दूँ कि टेक्स्ट बुक के प्रकाशन वर्ष और उनके जो रचनाकार हैं, उनका जो अपना समय है यानी उनका जो जन्म है वो चीज़ें यहाँ पर दी जाएँगी क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी है और वो आते भी हैं। तो इस जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी उपन्यास जो आपके नेट के सिलेबस में जो 6वीं इकाई है आपकी ना, इसी प्रकार हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएँ हैं, उनसे जुड़ी हुई जो समय को लेकर जो प्रकाशन वर्ष और रचनाकार के जन्म काल को लेकर चीज़ें हैं, वो सभी यहाँ पर साझा की जाएँगी। ठीक है? तो अगर आप कहीं भी हैं, यात्रा पर भी हों या फिर आप अपने घर पर हों, तो भी इसे आप देख सकते हैं। अगर आप नोट भी करना चाहें, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं लिखता जाऊँगा और आप उसे देखते जाइएगा क्योंकि आपने पढ़ाई की है, तैयारी की है, तो उसको आप देख भी सकते हैं या चाहे आप एग्ज़ाम से पहले नोट कर लें, तो चीज़ें आपके दिमाग में और गाढ़े रूप में वो दर्ज हो जाएँगी। तो चलिए मैं लिखता हूँ और आप उसे बहुत अच्छे से देखते जाइए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम हिंदी उपन्यास लिख देते हैं। जो हमारे नेट के सिलेबस में ये जो हिंदी उपन्यास है, वो नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये हम जानते हैं कि वो हमारे 6th यूनिट में है, यानी 6वीं इकाई में ये लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो इसकी जो हमारे उपन्यास लगे हुए हैं, उनके जो उपन्यासकार हैं, है ना? उनका जो कालक्रम क्या है, उसके यहाँ हम लिख देते हैं उपन्यासकार का कालक्रम। उसके अनुसार हम यहाँ पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद उपन्यासों का जो प्रकाशन वर्ष है, उसके अनुसार भी हम चीज़ें देख लेंगे, उनका जो समय क्या है। क्योंकि समय को लेकर बहुत प्रश्न आता है कि प्रकाशन वर्ष कब हुआ, उपन्यासकार का जन्म काल क्या है और उस उपन्यासकार से संबंधित और भी जितने सारे उनके उपन्यास हैं, वहाँ से भी मिलान के लिए प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला जो नाम है पंडित गौरी दत्त। पंडित गौरी दत्त। पंडित गौरी दत्त का जो जन्म है वो 1836 में हुआ था। ठीक है? लाला श्रीनिवास दास, ये सभी हमारे इनके उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं। ठीक है? वही चीज़ें यहाँ पर आपको साझा की जा रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। 1850 ईस्वी, ठीक है? पंडित गौरी दत्त का जन्म 1836 ईस्वी, यहाँ हम जन्म लिख देते हैं। ताकि ये सब चीज़ें जन्म के बारे में सन बताई जा रही हैं। पंडित गौरीदत्त 1836 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास 1850 ईस्वी, प्रेमचंद, प्रेमचंद का जन्म क्या है आप पढ़े होंगे 1880 ईस्वी, ठीक है। यशपाल 1903, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, अज्ञे 1911 ईस्वी, अज्ञे का पूरा नाम आप जानते होंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे, ठीक है, 1911 ईस्वी। भीष्म शाहनी 1915, आठवां
अमृतलाल नागर 1916। फणीश्वरनाथ रेणु 1921। यहाँ मैं रेणु लिख दे रहा हूँ। 1921 ईस्वी। ठीक है। कृष्णा सोबती 1925। कृष्णा सोबती 1925 यहाँ लिखता हूँ। उसके बाद श्रीलाल शुक्ल 1925। कृष्णा सोबती और श्रीलाल शुक्ल का जन्म एक ही है। श्रीलाल शुक्ल 1925। जगदीश चंद्र 1930। 1930 और मन्नू भंडारी 1931। मन्नू भंडारी 1931। ठीक है, ये जन्म काल है उपन्यासकारों का। यही कालक्रम है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि इनके कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पंडित गौरी दत्त 1836 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास 1850, प्रेमचंद 1880, यशपाल 1903, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, अज्ञे 1911, विष्णु साहनी 1915, अमृतलाल नागर 1916, फणीश्वरनाथ रेणु 1921, कृष्णा सोबती 1925, श्रीलाल शुक्ल 1925, जगदीश चंद्र 1930, मन्नू भंडारी 1931। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलते हैं हम। आप वीडियो पॉज करके भी उसे आप देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष देखेंगे। ठीक है, उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष। यहाँ हम उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष देखेंगे और काल क्रमानुसार देखेंगे। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी हमारा यहाँ पे सबसे ऊपर आता है। पहले सबसे पहले प्रकाशन इसी का होता है, देवरानी जेठानी की कहानी। आपको याद है तो आप बताइए कब प्रकाशन हुआ था उसका? 1870 ईस्वी। ठीक है, रिवीजन करते जाइए अपने अपने स्टडी का जो भी आपने कुछ किया है। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ था? 1882 ईस्वी। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है, इसे भी माना जाता है। और हिंदी का पहला उपन्यास कौन है? काफी विवाद है। कुछ लोग देवरानी जेठानी की कहानी मानते हैं, कुछ लोग परीक्षा गुरु को, पर अधिकांश लोग परीक्षा गुरु को मान चुके हैं। ठीक है, अगला गोदान। कालक्रम में अगला उपन्यास जो हमारे नेट के सिलेबस में लगा है वो कौन सा है? गोदान। उसका प्रकाशन वर्ष तो हम सब जानते हैं, 1936 ईस्वी। उसके बाद क्या लगा है? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी भाग एक, भाग दो। भाग एक 1940 में आता है और भाग दो 1941 में आता है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। आप अपना रिवीजन करते जाएं और इसे भी देखते जाएं। 1946। मैला आंचल 1954। मैला आंचल 1954। मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अभी हम देखेंगे कि फणीश्वरनाथ रेणु को और कौन कौन से उपन्यास, इन सभी के हम देखेंगे जो भी हमने पीछे यहाँ पर देखा है। जो भी यहाँ पे उपन्यासकार देखे इन सभी के और कौन कौन से उपन्यास हैं उनके उन्हें भी देखेंगे और उनके प्रकाशन वर्ष को भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैला आंचल 1954 ईस्वी है। झूठा सच झूठा सच बताइए आप। आपने पढ़ा होगा झूठा सच का प्रकाशन वर्ष दो भागों में हुआ है। एक भाग का नाम है वतन और देश। वतन और देश का जो प्रकाशन है वो 1958 में हुआ है और देश का जो भविष्य है वो 1960 में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद प्रकाशित होता है राग दरबारी। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है। उसके बाद यहाँ देखते हैं आपका बंटी। आपका बंटी का प्रकाशन क्या है? 1971 ईस्वी है।
1971 ईस्वी। मानस का हंस, मानस का हंस का प्रकाशन कब हुआ था? 1972। देखिए मैं कालक्रम के अनुसार लिखता जा रहा हूँ तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपका बंटी 1971 में है तो उसके बाद ही मानस का हंस आएगा 1972 ईस्वी में। ठीक है ना? फिर उसके बाद धरती धन्ना अपना, धरती धन्ना अपना किसका लिखा हुआ है? जगदीश चंद्र का, 1972 में आया था। तमस, तमस किसका लिखा हुआ है? भीष्म शाहनी का, कब आया था? 1973 ईस्वी में आया था। सबसे आखिर में जिंदगी नामा, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1979 ईस्वी, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आपकी पाठ्यक्रम में लगे हुए जो उपन्यास हैं उनका प्रकाशन वर्ष है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी, पंडित गौरी दत्त। अ, परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास। गोदान प्रेमचंद का लिखा हुआ 1936 ईस्वी। अज्ञे का शेखर एक जीवनी भाग एक 1940 में, भाग दो 1941 में। बाण भट्ट की आत्मकथा, सॉरी एक यहाँ मिस्टेक हो गया। कभी कभी शेखर एक जीवनी के प्रकाशन को जो प्रथम भाग है उसको 1940 भी कहते हैं और 1941 भी कहते हैं। यहाँ पर दूसरा भाग 1944 में आता है। ठीक है, ये आप कंफ्यूजन पॉइंट हो गया है, इसे आप जरूर सुधार लें। और मेरे ख्याल से जब कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो आप उसे याद भी रख पाते हैं और वो उसे नहीं भूलते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित हुआ। हजारीप्रसाद द्विवेदी का रेणु का मैलांचल 1954 में प्रकाशित हुआ। झूठा सच यशपाल का है वतन और देश नाम से और देश का भविष्य नाम से। वतन और देश 1958 में, देश का भविष्य 1960 में। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का 1968 में। मन्नू भंडारी का आपका बंटी 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद मानस का हंस 1972 में। अमृतलाल नागर का प्रकाशित हुआ। जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना 1972 में। तमस 1973 में भीष्म शाहनी का। कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा 1979 में प्रकाशित हुआ। ठीक है साथियों, तो ये आपके उपन्यासकार जो रहे हैं उनके जन्म काल हो गए और जो उपन्यासों का जो आपके सिलेबस में जो लगाया गया उसका प्रकाशन आपने देखा। तो अब हम देखते हैं जो आपके महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं उनके और कौन-कौन से उपन्यास जो आपके सिलेबस में नहीं लगे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर हम उपन्यास की परंपरा में आप देखेंगे कि जो प्रेमचंद से पूर्व की परंपरा है उसमें हमारे सिलेबस में केवल 2 ही उपन्यास लगे हैं। देवरानी जेठानी की कहानी और परीक्षा गुरु। उनके उनके जो उपन्यासकार हैं पंडित गौरी दत्त और लाला श्रीनिवास दत्त, तो उनके उपन्यास और कोई नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध यही उपन्यास है जिनके बारे में हमने देख लिया। उसके बाद जो आते हैं प्रेमचंद, तो यहाँ पर हम प्रेमचंद के उपन्यास देखेंगे। ठीक है, प्रेमचंद के महत्वपूर्ण उपन्यास देखेंगे, उनका प्रकाशन वर्ष देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में उन्होंने लिखना शुरू किया। तो प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास और उनके हिंदी रूपांतरण कौन कौन से हैं इसे जरूर देखना आवश्यक है। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास और बाद में उन्होंने स्वयं ही उसका जो है हिंदी रूपांतरण किया। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन से उन्होंने उर्दू उपन्यास लिखे फिर बाद में उन्होंने उसका हिंदी रूपांतरण किया है। तो उनके क्या क्या नाम हैं और उनके क्या क्या प्रकाशन हैं। तो यहाँ हम उर्दू शीर्षक लिख लेते हैं। ठीक है ना, और उसका वर्ष भी यहाँ ही देख लेंगे। और इधर हम देख लेते हैं हिंदी रूपांतरण और उसका वर्ष। ठीक है, चलिए। असरारे मवाबिद जो उन्होंने उर्दू में लिखा था, इधर जो भी मैं लिखूंगा इस तरफ वो उनका उर्दू में लिखा हुआ उपन्यास होगा। असरारे मवाबिद का प्रकाशन 1905 में हुआ था। बाद में हिंदी रूपांतरण उन्होंने इसका देवस्थान रहस्य से किया। देवस्थान रहस्य 1905 में ही इसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम खुरबा ओ हम सबाब, हम खुरबा ओ हम सबाब, इसका प्रकाशन 1906 में देखते हैं उर्दू में। लेकिन हिंदी में यह 1907 में आता है प्रेमा नाम से। प्रेमा अर्थात
दो सखियों का विवाह। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आप इन्हें बहुत ध्यान से देखें या नोट कर लें। दो सखियों का विवाह, ये 1907 में आता है, 1907 ईस्वी। यहाँ जो भी जो भी बताए जा रहे हैं समय, वो सभी ईस्वी में है। हम खुरबा ओ हम सबाब प्रेमा नाम से हिंदी में आता है। उसके बाद किसना, किसना 1907 में, इसका हिंदी रूपांतरण गबन नाम से उन्होंने 1931 में किया। उसके बाद जलवा ए इसार, जलवा ए इसार, वरदान नाम से इसका इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया, वो भी 1921 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद बाजारे हुस्न, बाजारे हुस्न एक ऐसा उपन्यास है जो अ, उर्दू में जितना लोकप्रिय हुआ उससे ज्यादा कहीं हिंदी में लोकप्रिय हुआ। सेवा सदन 1918, उर्दू में बाजारे हुस्न 1917 में आता है, सेवा सदन 1918 में आता है। गोशे आफियत, आपने यह नाम सुना है या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रेमचंद का ऐसा कोई उपन्यास है या नहीं। गोशे आफियत, गोशे आफियत का प्रकाशन यहाँ पर प्रकाशन हमें नहीं मिलता है एग्जैक्ट, तो लेकिन इसका जो उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया था, प्रेमाश्रम नाम से किया था, और हमें हिंदी का पता है 1922 में उन्होंने किया था। उसके बाद चौगाने हस्ती, चौगाने हस्ती का जो प्रकाशन है हिंदी में उन्होंने रंगभूमि नाम से कराया था, और रंगभूमि का जो प्रकाशन है वो 1925 है। ठीक है साथियों, तो ये प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास हैं जो उन्होंने हिंदी में रूपांतरित किए। एक बार फिर से देख लें, असरारे माविद 1905, देवस्थान रस नाम से 1905 में किया, हम खुरबा ओ हम सबाब को प्रेमा नाम से किया, कृष्णा को गबन नाम से, जलवाए इसार को वरदान नाम से, बाजारे हुस्न को सेवा सदन नाम से, गोशे आफियत को प्रेमाश्रम नाम से, और चौगाने हस्ती को रंगभूमि नाम से। आपको उर्दू शीर्षक और हिंदी शीर्षक का मिलान भी दे सकता है, या फिर इनका प्रकाशन वर्ष कब हुआ उर्दू का दे सकता है या हिंदी का दे सकता है। ठीक है, अगले पेज पर हम देखते हैं कि प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास कौन कौन से हैं और उनके सन क्या है, क्योंकि यहाँ वहां पर हमने सभी उपन्यास नहीं देखे हैं। ठीक है, हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास, यहाँ पर महत्वपूर्ण उपन्यास आपको सन के अकॉर्डिंग यानी कि समय के अकॉर्डिंग कालक्रम के अनुसार बताया जा रहा है। देवस्थान रहस्य, अभी हमने पीछे बताया है कि उन्होंने इसका प्रकाशन 1905 ईस्वी में किया था। उसके बाद प्रेमा, याद करिए प्रेमा मैंने पिछली स्लाइड में क्या बताया है, प्रेमा का प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ है। सेवा सदन, सेवा सदन का क्या समय है, 1918। वरदान का समय क्या है, अभी हमने पीछे बताया है 1921। उसके बाद प्रेमाश्रम का समय क्या है, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम का समय हम देखते हैं कि 1922 है। रंगभूमि का समय क्या है, रंगभूमि का जो समय है वो 1925 है। कायाकल्प क्या कब आया, इसके ठीक एक साल बाद आया, 1926 में आया। फिर निर्मला आता है ठीक एक साल बाद इसके। इसी ढंग से आप याद करें कि रंगभूमि 1925 आया, उसके एक साल बाद कायाकल्प आया, कायाकल्प के बाद एक साल बाद 1927 में निर्मला प्रकाशित होता है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा भी इनका एक उपन्यास है जो 1929 में आता है। गबन, पीछे हमने देखा ही कि कृष्णा जो उर्दू में था उसका 1931 में उन्होंने गबन नाम से हिंदी में रूपांतरण किया। और कौन से हिंदी के उपन्यास है, कर्म भूमि, कर्म भूमि 1932 में प्रकाशित हुआ। गोदान, हम सभी जानते हैं कि गोदान का प्रकाशन 1936 में हुआ। मंगलसूत्र एक उपन्यास वो अपने आखिरी समय में लिख रहे थे, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण रह गया। ठीक है, वो पूरा नहीं हो पाया, उनका निधन हो गया। यह भी वो 1936 में ही लिखना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो ये साथियों प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास हैं। इनके सभी के आप कालक्रम
याद रख लें, जिनसे आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करते हुए कोई दिक्कत ना आए। बहुत आसानी से, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, बस इसे रिवीज़न करना है और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है बस वही मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। अगला आप देखिए कि उसके बाद हम अज्ञेय के उपन्यास देख लेते हैं। अज्ञेय का जो हमारा शेखर एक जीवनी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसके अलावा अज्ञेय का कौन-सा उपन्यास है ना? अज्ञेय का उपन्यास और कौन-सा है? शेखर एक जीवनी हमने देख लिया कि पहला भाग 1940 में या कहीं 41 भी आता है और दूसरा भाग शेखर एक जीवनी का 1944 में हुआ। उसके अलावा अज्ञेय का जो एक और उपन्यास है जो महत्वपूर्ण है, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था और इनका एक और उपन्यास है, अपने अपने अजनबी। अज्ञे ने 3 ही उपन्यास लिखे हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। ठीक है, और वो कब आता है? ठीक इसके 10 साल बाद आता है, 1961 ईस्वी। ठीक है, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ जो 1946 में आता है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास और कौन-कौन से उपन्यास इन्होंने लिखे हैं? इन्होंने कुल 4 ही उपन्यास लिखे हैं और सभी ऐतिहासिक उपन्यास हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा हमने देख लिया, 1946 में आया है। उसके अलावा जो 3 और उपन्यास हैं जिनका हम नाम यहाँ लिख रहे हैं। चारूचंद्र लेख। चारूचंद्र लेख का जो प्रकाशन है वो 1963 में है और पुनर्नवा। पुनर्नवा बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1973 ईस्वी में। ठीक इसके आप देखेंगे कि यहाँ भी 10 वर्ष के अंतराल है, 1963 1973 ईस्वी। फिर आखिरी और चौथा इनका उपन्यास है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास देखे, चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा 1976। ठीक है, और अगले स्लाइड में हम देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास। ठीक है, रेणु का जो मैला आंचल है वही उनका सबसे पहला उपन्यास है जो हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है और हम जानते हैं कि मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कई बार प्रश्न में फणीश्वरनाथ रेणु के और भी उपन्यासों के कालक्रम पूछता है कि उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, या उनके ही कई उपन्यास दे देता है और उसको ही व्यवस्थित करने के लिए कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए दे देता है। तो दूसरा इनका उपन्यास हम देखते हैं कि मैलांचल के बाद जो आता है परती परिकथा। ठीक है, याद रखेंगे, परती परिकथा 1957 ईस्वी में आता है, 1957 ईस्वी में इनका आता है। फिर उसके बाद तीसरा उपन्यास दीर्घ तपा। दीर्घ तपा इसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में होता है। चौथा उपन्यास हम देखते हैं कि जुलूस आता है। जुलूस 1965 में आता है। पांचवा उपन्यास कितने चौराहे। कितने चौराहे ये कब आता है? 1966 में आता है। फिर एक एक उनका उपन्यास है कलंक मुक्ति। कलंक सबको याद नहीं रखना है, लेकिन अगर चीजें ध्यान में एक बार रहेंगी तो अगर आता है तो कि इसके बाद हमने क्या लिखा था, मैलांचल के बाद भर्ती परिकथा लिखा, दीर्घ तपा लिखा, जुलूस लिखा, फिर कितने चौराहे लिखा, फिर कलंक मुक्ति लिखा। इसके बाद पलटू बाबू रोड लिखूंगा, रतन राय है जो उनका अपूर्ण उपन्यास है। तो इस ढंग से अगर हम देखें तो चीज़ें हमारे दिमाग में याद ना हो, लेकिन एक उसका खाका रहता है कि हाँ, इसके बाद ये आया था। तो आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे हॉल में तो आपको चीज़ें कुछ न कुछ ब्लर टाइप में ही लेकिन दिखाई देंगी। कलंक मुक्ति 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
पलटू बाबू रोड बहुत महत्वपूर्ण इनके नाम से है। हाँ, रेणु के नाम से बहुत लोकप्रिय ये भी उपन्यास है, महत्वपूर्ण है। पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी में है। तो आप जोड़ कर भी याद रख सकते हैं, जैसे कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा है, वो भी 1979 में है। पलटू बाबू रोड भी 1979 में है। राम रतन राय, अगर कभी पूछ लिया जाए कि फणीश्वरनाथ रेणु का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, तो राम रतन राय इनका जो है अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, जो वो 1971 में लिख रहे थे, पर वो अपूर्ण ही रह गया। तो फणीश्वरनाथ रेणु के हमने यहाँ पर उपन्यास देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे यशपाल के उपन्यास। ठीक है, अगले स्लाइड पर हम देखते हैं यशपाल के उपन्यास। यशपाल का कौन सा मतलब कितने उपन्यास हैं वो देख लेते हैं और उनका क्या प्रकाशन है, क्योंकि कभी अगर यशपाल के पाठ्यक्रम में लगे हुए झूठा सच के अलावा वो किसी का प्रकाशन अगर पूछ ले तो हमें जरूर बताना है। दादा कामरेड इनका पहला उपन्यास है। दादा कामरेड, जो 1941 में प्रकाशित हुआ था। देशद्रोही 1943। दिव्या बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1945 में प्रकाशित हुआ। पार्टी कामरेड, वहाँ दादा कामरेड 1941, यहाँ पार्टी कामरेड। पार्टी कामरेड 1946 में आता है। ठीक है, मनुष्य के रूप, मनुष्य के रूप महत्वपूर्ण उपन्यास है, मिलान में कभी आता है, 1949 में प्रकाशित हुआ है। अमिता, अमिता भी इन्हीं का उपन्यास है, 1956। और हमने झूठा सच बता ही दिया कि झूठा सच का जो प्रथम भाग है और दूसरा, प्रथम भाग 1958 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ था। 12 घंटे, 12 घंटे इनका उपन्यास है। 12 घंटे इनका उपन्यास है, जो 1962 में आता है। फिर उसके बाद मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी, कभी अगर पूछा जाए मेरी तेरी उसकी बात की विधा क्या है, तो वो उपन्यास है। मेरी तेरी उसकी बात 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये यशपाल के उपन्यास हैं। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 1958, दूसरा भाग 1960, 12 घंटे 1962 में, मेरी तेरी उसकी बात 1973। अगली स्लाइड पर हम देखते हैं श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास, क्या आप याद करने की कोशिश कर पा रहे हैं कि श्रीलाल शुक्ल का जन्म क्या है? हमने बताया था, आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास देखिए, सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी। अज्ञातवास, अज्ञातवास 1962। इसके बाद ही आता है उनका उपन्यास राग दरबारी। कब आता है जानते होंगे आप, तो बहुत आसान है, 1968 में आता है। सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं, ये आपके सिलेबस में लगा है ना, सीमाएं टूटती हैं 1973। मकान इनका उपन्यास है, जो 1976 में आता है। पहला पड़ाव, पहला पड़ाव भी इनका उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल का, याद रख लें, 1987। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास, एक इम्पोर्टेंट उपन्यास है, विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत, जो उन्होंने 1998 में लिखा, इसका प्रकाशन 1998। राग विराग, राग विराग श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, जो 2001 ईस्वी में आया है। तो ये हैं श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास। अब हम आगे देखेंगे मन्नू भंडारी के उपन्यास, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए उपन्यासकार हैं।
नेट के सिलेबस में, बस हम उन्हीं को देख रहे हैं। ठीक है। मन्नू भंडारी के उपन्यास। तो मन्नू भंडारी के उपन्यास 3 ही हैं, जो पहला तो आपके सिलेबस में ही लगा है, आपका बंटी। क्या प्रकाशन वर्ष है? 1971 ईस्वी। ठीक है। महाभोज, महाभोज उपन्यास 1979। महाभोज नाम से नाटक भी है इनका। स्वामी, सेम सेम जो जो कहानी, जो कथा महाभोज उपन्यास में है, वही ठीक जो है नाटक में भी है, क्योंकि उपन्यास का ही नाट्य रूपांतरण हुआ है उसमें भी। स्वामी, महाभोज 1979, स्वामी जो है 2003 ईस्वी। याद रखेंगे, मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, स्वामी 2003 ईस्वी। ठीक है। अमृतलाल नागर के उपन्यास, अमृतलाल नागर के उपन्यास, यही महत्वपूर्ण तथ्य है, यही क्रक्स होते हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में आपको अलग बना देते हैं। ठीक है। पढ़ना क्या है, केवल सिलेबस नहीं बताता, ये भी बताता है कि कितना पढ़ना चाहिए। तो बहुत छोटे में, बहुत कंसाइज रूप में आपको चीज़ें बताई जा रही हैं कि कम से कम ये चीज़ें आपसे ना छूटें, बाकी सारी चीज़ें ना याद रहें, पर ये सिलेबस का हिस्सा है। और बहुत बार मैंने एनालिसिस मैंने अपने इस चैनल पे किया है, आप देखिए बहुत बार आपको सिलेबस से उठाकर चीज़ें दे दी गई हैं। तो सिलेबस जो बहुत अच्छे से किया रहेगा उसको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, अगर इस तरह के आते हैं तो वो नहीं छूटेंगे। ठीक है। अमृतलाल नागर का उपन्यास देखिए, महाकाल। महाकाल 1947 ईस्वी में इन्होंने लिखा। बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र का प्रकाशन कब हुआ? 1956 में हुआ। शतरंज के मोहरे, ये सब अमृतलाल नागर के बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। शतरंज के मोहरे 1959। सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर 1960। अमृत और विष, अमृत और विष का प्रकाशन जो है 1966 में हुआ है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा, अगर आपको प्रकाशन वर्ष नहीं पता है तो कम से कम इतना जरूर याद रख लें कि ये उपन्यास किसके हैं। 7 घूंघट वाला मुखड़ा, ठीक है, 1968। ठीक है। एकदा नमिषारण्य, एकदा महत्वपूर्ण उपन्यास है, एकदा नमिषारण्य 1972 में आता है। यहाँ देखिए, मानस का हंस जो आपके सिलेबस में लगा है, मानस का हंस का प्रकाशन 1972 में होता है। एकदा नमिषारण्य भी 1972 और मानस का हंस भी 1972। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। नाच्यो बहुत गोपाल, नाच्यो बहुत गोपाल, गोपाल 1978 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है। खंजन नयन, खंजन नयन, जैसे मानस का हंस जो है तुलसीदास पर आधारित है, उपन्यास है, उसी प्रकार खंजन नयन सूरदास पर आधारित उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1981 में होता है। ठीक है। पीढ़ियां, पीढ़ियां इनका एक आखिरी उपन्यास है। पीढ़ियां इनका 1990 में आता है। तो ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। ठीक है। अगले पेज पर हम देख रहे हैं जगदीश चंद्र के उपन्यास, जगदीश चंद्र के उपन्यास। ठीक है। जगदीश चंद्र के उपन्यास देखिए, यादों का पहाड़, यादों का पहाड़, यही पढ़ना है जगदीश चंद्र के बारे में। अगर उपन्यासों के बारे में पूछे, बस यही आपको प्रकाशन वर्ष से ही पूछे लिए जाएंगे अधिक से अधिक।
66 ईस्वी। उसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम में लगा है, क्या लगा है? धरती धन्य अपना। धरती धन्य अपना कब प्रकाशित हुआ था? 1972 में। आधा पुल, आधा पुल कब प्रकाशित हुआ? ठीक इसके एक साल बाद, यानी 1973 में। कभी न छोड़े खेत, कभी न छोड़े खेत कब प्रकाशित हुआ है? 1976 में। मुट्ठी भर काकर, मुट्ठी भर काकर, मुट्ठी भर काकर कब प्रकाशित हुआ है? 1976 में। कभी न छोड़े खेत और 19 और मुट्ठी भर काकर 1976 में प्रकाशित हुआ है। नरक कुंड में बांस, नरक कुंड में, कुंड में बांस, बांस दुर्गंध को बोलते हैं। 1994। लाट की वापसी, लाट की वापसी 2000 में आता है। कब आता है? 2000 ईस्वी में आता है। जमीन तो अपनी थी, जमीन तो अपनी थी, जमीन तो अपनी थी कब प्रकाशित हुआ है? 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है साथियों, तो अभी दो उपन्यासकार बाकी हैं जिनके उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, भीष्म साहनी का तमस और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। तो ये दोनों देखकर ही हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। भीष्म साहनी के उपन्यास देखिए, भीष्म साहनी के उपन्यास याद कर पा रहे हैं? भीष्म साहनी का जन्म याद करिए। झरोखे, झरोखे का प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ था। कड़ियां, कड़ियां इनका उपन्यास है। ठीक है, कड़ियां 1970 में आता है। तमस जो आपके पाठ्यक्रम में लगा है 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। बसंती, बसंती इनका उपन्यास है, 1980 में आता है। मैया दास की माड़ी, मैया दास की माड़ी, मैया दास की माड़ी कब आती है? 1988 में आती है। नीलू नीलिमा नीलोफर, नीलू नीलिमा और नीलोफर कब आता है? 2000 ईस्वी में आता है। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना भी इनका उपन्यास है। किसका? भीष्म साहनी का। कब आता है? 2010 ईस्वी में। आखिरी उपन्यासकार हैं कृष्णा सोबती। ठीक है, कृष्णा सोबती के उपन्यास देखते हैं। मित्रो मरजानी ही इनका पहला उपन्यास है। मित्रो मरजानी कब प्रकाशित हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के कब प्रकाशित हुआ है? 1972 ईस्वी। जिंदगी नामा जो अम, जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, कब प्रकाशित हुआ है? 1979 ईस्वी। इसको तो आप बहुत अच्छे से, इसमें क्या क्या कहानी है, कौन कौन से पात्र हैं, ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। दिलो दानिश, ठीक है, दिलो दानिश, दिलो दानिश का प्रकाशन कब हुआ था? 1993 में प्रकाशित हुआ था। समय सरगम, समय सरगम 2000 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, गुजरात पाकिस्तान से, गुजरात पाकिस्तान से इनका एक उपन्यास है जो 2017 में प्रकाशित हुआ है। गुजरात हिंदुस्तान तक, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक पूरा नाम लिख देना चाहिए। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक,
ये 2017 में प्रकाशित हुआ। चन्ना, इनका आखिरी उपन्यास है चन्ना, जिसका जो प्रकाशन है वो 2019 में हुआ और इनका निधन भी 2019 में ही हुआ है। ठीक है। तो साथियों, आपके पाठ्यक्रम में जो यूजीसी नेट के जो पाठ्यक्रम है उसमें जो उपन्यासकार हैं और उनके जो उपन्यास लगे हुए हैं, तो ये रहे उनके उपन्यासकारों के जन्म काल और जो टेक्स्ट बुक उपन्यास हैं उनके प्रकाशन और जो उसके राइटर हैं उनके जो अन्य उपन्यास हैं उनको यहाँ हमने देखा है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं टिप्पणी के रूप में हमें कह सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।